गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्टिलाइजेशन पर। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बेसिक कंसेप्ट और जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। इससे पहले हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को स्टडी किया था। पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने सबसे पहले मैं बताऊं आपको एनाटॉमी ऑफ स्पर्म के बारे में बताया कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से मॉडिफाई होता है गमन करने के लिए, उसकी संख्या क्यों अधिक होती है, ओवा का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर इतने फूड सब्सटेंसेस कैसे डेवलप हो जाते हैं, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी। एनाटॉमी ऑफ ओवा पढ़ा, ओवा एंड स्पर्म, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन देखा हमने। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट जो साइट, वहाँ पे जो साइट होती है वहाँ पे किस तरह से स्पर्म रीच करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है वो आगे किस तरह से मूव करेगा और यूट्रस में किस तरह से इम्प्लांट होगा। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा था कि किस तरह से स्पर्म और oocyte जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम किस तरह से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी किस तरह से संपन्न होगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कैपेसिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। रेडिंग द स्पर्म, स्पर्म को तैयार करना। तो इसमें लिखा हुआ है स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज oocyte, तैयार नहीं होते कि वो ओवा तक फ्री स्विमिंग करके पहुंच जाएं। उसके लिए द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन टेक 5 to 7 आवर्स। 5 to 7 आवर्स की ऐसी कंडीशन होती है, इस तरह से उन्हें स्पर्म को तैयार किया जाता है कि उनको एनर्जाइज किया जाता है, उनमें से कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जिससे कि वो ओवा तक पहुंच सकें। कैपेसिटेशन अकर्स इन द यूट्रस एंड ओविडक्ट एंड इज़ फैसिलिटेटेड बाय सब्सटेंसेस ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। कैपेसिटेशन जो क्रिया होगी वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होंगे जिनसे कि स्पर्म को एक्टिवेट किया जाएगा। द एक्रोसोमल रिएक्शन कैन नॉट अकर अंटिल द कैपेसिटेशन हैज़ अकर्ड। जब तक एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हो सकती जब तक कि स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं हो। तो फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले की रेडिंग द स्पर्म, स्पर्म को तैयार करना होता है और ये प्रक्रिया कैपेसिटेशन कहलाती है। और इसके जो साइट ऑफ कैपेसिटेशन होता है वो होता है यूट्रस एंड ओविडक्ट। तो हम देख सकते हैं ये प्रक्रिया यूट्रस में संपन्न होगी। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में आपको सबसे पहला जो है वो है कीमो अट्रैक्शन। इसमें जो पहला वो पॉइंट दिया हुआ है वो है कीमो अट्रैक्शन। रसायन अनुचलन या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम हिंदी में मैं बता सकता हूँ आपको, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू एग। स्पर्म जो होता है वो रैंडम मोशन दर्शाएंगे। स्पर्म में अंडाणु तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दो अनुकूलन होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि स्पर्म की संख्या अंडे की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। स्पर्म जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, अंडे का जो आकार होगा स्पर्म की तुलना में बहुत बड़ा होगा। स्पर्म तथा ओवा की सतह पर ऐसे कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाएंगे पे वो प्रोटीन्स पाए जाएंगे, स्थित होंगे। इसमें लिखा हुआ है स्पीसीज स्पेसिफिक इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स इन सी अर्चिन पेप्टाइड रिएक्ट इन सच ए कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो स्पर्म एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल। Egg jelly has other compound as well as which bind with the specific receptors on sperm which in turn open calcium ion channel leading to the exocytosis of acrosome। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के कीमो अट्रैक्टिंग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मैकेनिज्म पाई जाती है। एक साइंटिस्ट हुए लिली, उनके अनुसार एग की सरफेस पर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजिन। मैं लिख के बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, उनको नाम दिया फर्टिलाइजिन। लिली के अनुसार एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लिली, एग की सरफेस पे पाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेलिंस्की, उन्होंने बताया कि स्पर्म की सतह पर भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन।
और जो कि एसिडिक प्रोटीन होती हैं वो किसी जाति विशेष के एंटी फर्टिलाइजन उसी जाति के अंडों पर उपस्थित फर्टिलाइजन से क्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो आपस में जो एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन जब मैच कर जाएंगे तभी शुक्राणु अंडाणु आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। अब जैसे ही अब एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे बात करते हैं रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स, एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन हम कह सकते हैं कि जैसे ही स्पर्म अंडाणु की बाह्य भित्ति के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे कुछ ऐसी कौन सी क्रियाएं होंगी जिससे कि वो अंडाणु की जो बाह्य भित्ति है उसको भेद देगा, उसे कहेंगे हम एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन सीक्रेट किया होती है, वो जेना पैलिसिडाया ग्लाइकोप्रोटीन की बनी जो होती है सरफेस, उनमें एक हाइलुरोनिक एसिड जो होता है उससे वो आपस में अटैच रहती हैं सेल्स। तो उन हाइलुरोनिक एसिड जो सेल्स होती हैं, मैं बताऊं, देखो यहाँ पे लिखा कोरोन अकर्स व्हेन स्पर्म कम इनटू कांटेक्ट विद कोरोना रेडिएट ऑफ oocyte, perforins develop into the acrosome, point of fusion of the sperm plasma membrane and the external acrosome membrane occur. The acrosome reaction is also associated with the release of acrosomal enzyme that facilitate fertilization. एक्रोसोम जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो उससे एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होने लगेंगे। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक्रोसोम में हाइलुरोनिक एसिड जो होता है आपस में चिपकी रहेंगी, तो मैमल का जो एक्रोसोम है उसमें हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होगा। ये हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है वो अंडे में उपस्थित हाइलुरोनिक एसिड को गला देगा, जिससे कि फॉलिकुलर जो सेल हैं जो आपस में चिपकी हुई थी वो अलग अलग हो जाएंगी और उसमें शुक्राणु धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। जिस स्थान से स्पर्म अंडाणु से संपर्क करता है वहाँ पर एक्रोसोम की झिल्ली टूट के एक दृढ़ नलिका रूपी प्रवर्ध का निर्माण कर लेगी। डायग्राम में देख सकते हो आप, ये एक्रोसोमल ट्यूब, ऐसी एक्रोसोमल एक प्रोसेस बन जाएगा, एक नलिका रूपी रचना का निर्माण हो जाएगा जिसे हम एक्रोसोमल ट्यूब कहते हैं। अगला कहें हम बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप, इसमें भी यही चीज़ बताई है जो मैंने आपको बताई है। इसमें एंजाइम्स ये पाए जाएंगे, हाइलोरोनिडेज होगा, ट्यूबल म्यूकोसल एंजाइम होगा, एक्रोसोमल एंजाइम एस्ट्रेज, एक्रोसिन, न्यूरामिनिडेज, ये एलाइसिस करेंगे बाहर की अंडाणु झिल्ली का। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, जैसे ही अंडाणु में एक्रोसोम का पार्ट प्रवेश कर जाएगा, एक्रोसोम का स्पर्म का हेड उसके अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स इस तरह से सिग्नलिंग एक्टिवेट होगी कि गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी ग्रैन्यूल्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम करने लग जाएंगी, जिससे कि दूसरे जो स्पर्म हैं उसमें एंटर नहीं कर सकें, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म को रोक देना। तो वहाँ पे एक तरह से क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका निर्माण हो जाएगा। फ्यूज़न अब आता है पैसेज थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप्स, स्पर्म कैसे अंदर प्रवेश करेगा। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म, हेड एंड टेल ऑफ स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte बट स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन बिहाइंड। द सेकेंडरी oocyte वाज प्रीवियसली अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड म्यूटिक। हमने पढ़ा था कि जो oocyte की जो उसमें पहला ही मैचुरेशन डिवीजन हुआ था केवल, अब यहाँ पे जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा उसमें तो उसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन भी यहाँ पे संपन्न हो जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्म की ये निम्न प्रक्रिया हमको देखने को मिलेंगी। इससे अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इससे आगे हम। थैंक यू।